विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग, उसमें भारत के भौतिक प्रदेश यानी फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। आज का टॉपिक है दक्कन का पठार यानी द डक्कन प्लेट्यू। ठीक है, एटलस खोल के रखिए, उसको सामने देखते रहिए, जैसे जैसे मैं बताता रहूंगा एटलस में ढूंढना है आपने। तो दक्कन का पठार त्रिभुजाकार पठार है, पूर्वी और पश्चिमी घाटों, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स, सतपुड़ा, मैकाल और राजमहल पहाड़ियों के मध्य 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। देखिए ऊपर की तरफ दिख रहा होगा आपको, क्या सतपुड़ा, क्या दिख रहा है? सतपुड़ा। ऊपर ही आपको मैकाल दिख रही होगी। राइट साइड में जाएंगे तो ऊपर की तरफ राइट साइड में देखेंगे तो राजमहल की पहाड़ियां दिख रही होंगी, है ना। राइट साइड में देखेंगे तो ईस्टर्न घाट दिख रहा होगा, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो किस किस के बीच में है? पूर्वी और पश्चिमी घाटों के मध्य में है, सतपुड़ा, मैकाल, राजमहल पहाड़ियों के मध्य में। और टोटल एरिया कितना है? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी ऊंचाई 500 से 1000 मीटर है। कितनी? 500 से 1000 मीटर है। यह महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों पर विस्तृत है। कहां कहां है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग के ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ। क्रिटेशियस युग से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा वो दक्कन का पठार का निर्माण कब हुआ, किस काल में हुआ? क्या आंसर देना आपने? क्रिटेशियस युग में हुआ। किस युग में हुआ? लावा के निक्षेप 2000 मीटर से अधिक गहरे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक हैं। कितने? अगर आप 3 से 5 किलोमीटर तक खोदोगे, कहां पर? हिमालय के जस्ट, जो हिमालय का पाद प्रदेश है यानी शिवालिक का पाद प्रदेश है, अगर वहां पे आप खोदोगे तो क्या मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी के। पहले तो बांगर मिलता है, फिर, है ना, ओल्ड बांगर न्यू खादर। पहले आपको क्या मिलेगा? पत्थर, कंकड़ पत्थर, जिनको नदी नहीं ले जा पाई, आगे वहन नहीं कर पाई। उसके बाद जो मिट्टी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी के मैदान मिलेंगे आपको, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर। दक्षिण भारत में दक्कन के पठार में अगर आप देखेंगे तो 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर तक क्या है? लावा के निक्षेप है। किसके? इस पठार का आधार प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। रवेदार बोलते हैं क्रिस्टल, रवा मतलब क्रिस्टल, तो रवेदार शैलों से निर्मित है। इसमें जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर तथा क्वार्ट्जाइट शैलें मिलती हैं। जीवाश्म क्यों नहीं? क्योंकि अगर इग्नियस रॉक, जब लावा बिछा होगा तो अगर कोई चीज रही भी होगी, वैसे तो थी नहीं, पर अगर कोई चीज रही भी होगी तो क्या हो गई होगी? जल गई होगी, इसलिए जीवाश्म नहीं मिलते हैं। तो जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर और क्वार्ट्जाइट शैलें मिलती हैं। इन शैलों के अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा आपको पता है, रेगुर बोलते हैं इसको। यूरोप में काली मृदा को क्या कहा जाता है? चार्नोजम कहा जाता है। ठीक है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है काली मृदा। दक्कन का पठार, अगर उसको विभाजित करें हम कि दक्कन के पठार में क्या क्या अलग अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले सतपुड़ा श्रेणी। 7 पुड़े हैं इसमें। कितने? सतपुड़ा क्यों बोलते हैं? 7 लेयर्स दिखती हैं इसमें। सतपुड़ा, पुड़ा समझते हो? अरे छत पे पूड़ी डालते हो, पहले लेंटर डालते हो, फिर पूड़ी डालते हो, तो अलग लेयर है ना वो। तो पुड़ा मतलब, जैसे सतपुड़ा को देखोगे 7 लेयर्स दिखती है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा श्रेणी, ये जो पर्वतमाला है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है और पूर्व व उत्तर पूर्व दिशा में आगे सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक फैली है। सतपुड़ा का विस्तार देखिए एटलस में। देखिए सतपुड़ा के ऊपर अगर आप देखेंगे तो नर्मदा नदी है, सतपुड़ा के नीचे देखेंगे पैरेलल में ताप्ती नदी बह रही होगी। दिख रहा है? अरे भाई, विंध्याचल माउंटेन के नीचे नर्मदा है, नर्मदा के नीचे सतपुड़ा है, सतपुड़ा के नीचे क्या? तापी है ना। तो ये पर्वतमाला क्या है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है। राजपीपला की पहाड़ियां देखिए, ऑक्सफोर्ड के एटलस में दिख जाएगा आपको, राजपीपला की पहाड़ियां।
पश्चिम में जाइए, पश्चिम में, वेस्ट में राजपीपला की पहाड़ियां दिखेंगी, दिख रही हैं? एटलस में देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है, पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में आगे सतपुड़ा क्या होती है, महादेव और मैकाल। महादेव, महादेव हिल्स देखिए, हाईलाइट कीजिए उसको, महादेव हिल्स को हाईलाइटर चलाइए उस पर। महादेव हिल्स, मैकॉल रेंज को देखिए, दिख रही है? अरे भाई महादेव हिल्स, मैकॉल रेंज दिख गई? हाँ तो दिखाइए नए बच्चों को। छोटा नागपुर का पठार दिख गया? छोटा नागपुर के पठार पे जाके खत्म हो जाती है। पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ियों द्वारा बनती है। पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ियों द्वारा बनती है। वास्तव में इस पर्वतमाला का विस्तार 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। 21 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है। कौन? सतपुड़ा श्रेणी। समझ में आ गया? यह अधिकतर बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बनी हुई है। किसकी? बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है। इसकी औसत ऊंचाई 770 मीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो 1350 मीटर है। ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है। हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा, आंसर इज धूपगढ़, 1350 मीटर। और महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पर्वत पर स्थित है। कौन? धूपगढ़, महादेव पर्वत, है ना? ये मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पूछा हुआ 2015 में। मैकॉल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर और सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी मुख्य चोटी अमरकंटक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अमरकंटक, कारण नर्मदा यहीं से निकलती है, सोन यहीं से निकलती है। नर्मदा आ गई वेस्ट की तरफ बहने लग गई और सोन जो है वो नॉर्थ की तरफ चले जाके पटना के समीप गंगा से मिल जाती है ना? तो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर और सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी मुख्य चोटी अमरकंटक है जो 1066 मीटर ऊंची है। इसके समीप ही नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। धूपगढ़ के समीप पंचमढ़ी स्थित है। हिल स्टेशन, आईएएस का क्वेश्चन है भाई। पंचमढ़ी नामक हिल स्टेशन किस राज्य में पड़ता है? आंसर, हाँ जी, मध्य प्रदेश में। डलहौजी नामक हिल स्टेशन कहां पड़ता है? आंसर, हिमाचल प्रदेश में। कालिम्पोंग नामक हिल स्टेशन कहां पड़ता है? आंसर, वेस्ट बंगाल में। उटक मंडलम नामक हिल स्टेशन कहां पड़ता है? ऊटी जिसको बोलते हैं, आंसर तमिलनाडु में। समझ में आया? तो यूपीएससी कई बार क्या करती है, हिल स्टेशंस के बारे में पूछती है। अब उत्तराखंड वाले सोचते हैं हिल स्टेशन यही है, नीचे साउथ में भी है भाई हिल स्टेशन, है ना? जैसे महाराष्ट्र वाले कहाँ जाते हैं? खंडाला, तो गाना भी है आपकी तो खंडाला। खंडाला जाते हैं घूमने। ग्रेटर हिमालय देखो तब आता है समझ में, है ना, कि पर्वत क्या होते हैं। गर्दन पूरी जो आपकी एटलस जिस पे आपकी गर्दन टिकी है पूरी ऐसे ऊपर तक ले जानी पड़ती, तब भी शिखर नहीं दिखते हैं पहाड़ों पे अगर आप नीचे हो तो, है ना? चलिए भाई अगला, ये मध्य प्रदेश का मुख्य स्वास्थ्यवर्धक स्थान है पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश का प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। इसके उत्तरी ढालों पर नर्मदा, दक्षिणी ढालों पर वेनगंगा, वर्धा और ताप्ती नदियां बहती हैं। वेनगंगा, वर्धा और ताप्ती नदियां बहती हैं। ठीक है भाई। उसके बाद है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार, अच्छा आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, ऋषिकेश में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? किसकी तलाश में आ रहे हैं? शांति की तलाश में। क्योंकि नेचुरल ही होता है। आप गंगा नदी के किनारे, आप महत्ता नहीं समझते हो, लेकिन कभी भी मन अगर विचलित हो, क्या हो रहा हो, उहापोह की स्थिति में हो, परप्लेक्स्ड हो, परप्लेक्स मतलब नॉट टू नो व्हाट टू डू, नदी के किनारे बैठ जाइए, आधे घंटे में आपका मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। खाली बस उस जल का, गंगा जल की आवाज सुनते रहना, है ना? और क्या, तो नेचुरल चीज है। आप किसी जंगल में बैठे हैं, आग जला के बैठ जाइए, पूरी रात काट सकते हैं, डर भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि नेचुरल चीज है। कितने महंगे हीटर ले आओ आप, वो आनंद कभी नहीं आएगा जो आग पे आता है ना? झरने के नजदीक बैठ जाइए, नदी के किनारे बैठ जाइए, आप तो प्राकृतिक संसाधनों से क्या हो, बड़े रिच हो। इसीलिए यहाँ के लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। क्या होती है?
और दूसरा, लाग लपेट से दूर है यहाँ के लोग, अभी उनके मन में वो नहीं है क्या, ना किसी से बैर ना किसी से दिक्कत नहीं है अभी दिमाग में। चलिए जी, महाराष्ट्र का पठार अगला, कौन सा, महाराष्ट्र का पठार। इसका विस्तार कोंकण तट तथा सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर है। संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर है। अधिकांश क्षेत्र पर डक्कन ट्रैप की शैलें बिछी हैं। वर्धा वेनगंगा बेसिन में आर्कियन नीस, किनारों पर धारवाड़ सिस्ट और कहीं कहीं पर कुडप्पा तथा विंजन शैलें मिलती हैं। इसको ढंग से ध्यान रखिएगा, ये जो बता रहे हैं एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अधिकांश क्षेत्र पर डक्कन ट्रैप की शैलें बिछी हैं। वर्धा वेनगंगा बेसिन में आर्कियन नीस मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, आर्कियन युग की नीस चट्टानें मिलेंगी आपको। किनारों पर धारवाड़ सिस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ये पढ़ चुके हैं आप, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़े हैं। धारवाड़ सिस्ट और कहीं कहीं पर कुडप्पा और विंध्यन शैलें मिलती हैं। उत्तर में ताप्ती बेसिन एक असममित घाटी है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, फिर छोटा सा देखो कितना छोटा पॉइंट है, आपकी नजर नहीं जाती है, यूपीएससी देखती है, पूछेगी ताप्ती बेसिन जो है वो किस प्रकार की घाटी है, आंसर असिमेट्रिक। असममित मतलब असिमेट्रिक, असिमेट्रिक असममित घाटी है, जिसका ढाल दक्षिण की ओर मंद और उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ियों की ओर तीव्र है ना। ठीक है जी। उसके बाद महाराष्ट्र के पठार में अगर हम फिर दोबारा देखें तो 5 माइक्रो यूनिट्स में बांट देते हैं किसको, महाराष्ट्र का पठार। अब यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, कैसे, महाराष्ट्र के पठार के 5 जो माइक्रो इकाइयां हैं, सूक्ष्म इकाइयां हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो ये सब उसका पार्ट है। अजंता की पहाड़ियां, कौन सी, अजंता एलोरा सुना है, अजंता अलग जगह पे है, एलोरा अलग जगह पे। अजंता की पहाड़ियां आईएएस 2005 में पूछ चुका है कि अजंता की पहाड़ियां किसका भाग है, महाराष्ट्र के पठार का भाग है, किसका। दूसरा हो गया गोदावरी घाटी, तीसरा हो गया अहमदनगर बालाघाट पठार, अहमदनगर बालाघाट पठार देखिए। अगला भीमा बेसिन, भीमा नदी है, भीमा बेसिन। और 5वां महादेव उच्च भूमि, महादेव उच्च भूमि। ये सब भौगोलिक इकाइयों में महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ही बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सातमाला हिल्स, सातमाला पहाड़ियां अवस्थित हैं। ये फिर क्वेश्चन बना हुआ, ऊपर से नीचे क्रम पे लगाइए जरा, देखिए बालाघाट रेंज कहां पर दिख रही है, हरिश्चंद्र रेंज दिख रही होगी, सातमाला हिल्स दिख रही होंगी, उसको हाईलाइट कीजिए। सब महाराष्ट्र का पठार का पार्ट है, महाराष्ट्र प्लेट्यू का पार्ट है ये। उत्तर प्रदेश बीसीएस वालों ने 2011 में पूछ लिया, आईएएस ने 2005 में पूछ लिया जनता की पहाड़ियां किसका भाग है, तो महाराष्ट्र के पठार का भाग है, माइक्रो यूनिट्स में आता है ये। क्लियर हो गया। उसके बाद महानदी बेसिन पे आ जाइए भाई, इस पर छत्तीसगढ़ का मैदान भी बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। यहां आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीच शैलों के ऊपर कुडप्पा उसादी शैलें बिछी हैं। आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस, आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीच शैलों के ऊपर कुडप्पा उसादी शैलें बिछी हैं। यह बेसिन महानदी तथा इसकी सहायक शिवनाथ, हसदो, मांड आदि नदियों द्वारा प्रवाहित होती है। ये नाम सुने नदियों के आपने, शिवनाथ, हसदो, मांड नहीं सुने? हसदो बांगो परियोजना सुनी है, इसी नदी पर है हसदो बांगो परियोजना, है ना। पहले हम हंसते थे कि क्या नाम है ये हसदो बांगो, लेकिन जब पेपर में आया तब समझ में आ गया क्या इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है भाई। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? शिवनाथ, हसदो और मांड। बेसिन की सीमा पर पहाड़ियों तथा पठार का क्रम स्थित है। उत्तरी सीमा लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, छुरी पहाड़ियां और रायगढ़ पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होती हैं। लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, देखो ऑक्सफोर्ड में मिल जाएंगी ये सारी चीजें, बहुत बारीक लिखी होंगी, देखिए कहीं देखिए। लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, छुरी पहाड़ियां और रायगढ़ पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होती है। पश्चिमी सिरे पर मैकॉल रेंज, मैकॉल रेंज तो दिख रही होगी आपको, तथा दक्षिणी सिरे पर राजहरा की पहाड़ियां। राजहरा की पहाड़ियों को देखो, राजहरा हिल्स
लिखा होगा बिल्कुल। राजारा की पहाड़ियां मिली। मोबाइल देख देख के आंखों का जो है वो समाप्त कर चुके हो आप लोग, है ना। विटामिन ए, हरी सब्जियों का सेवन करें, पालक खाएं। अरे भाई सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जो आप ये एटलस देख रहे हो, ये दरअसल है क्या? ये सैटेलाइट से खींचा गया चित्र है। सैटेलाइट से ऐसा ही दिखता है। अब या तो बहुत महंगा एटलस, फिर वो डॉलर में आते हैं, वो जो बहुत अच्छा फाइन जिसमें कलर होता है, वो 10-10 हजार रुपए के आएंगे फिर आपके। उतना तो मुझे नहीं लगता कि आप खर्च करोगे, तो इसी में काम चलाओ। अच्छा एटलस है ऑक्सफोर्ड को, उसको बारीकी से देखो। जितना डार्क कलर होगा जमीन पर, समझ लो उतनी ऊंचाई है वहां पर। जितना प्लेन दिख रहा होगा या ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, समझ लेना वहां पर क्या, फ्लैट है, मैदान है वहां पर। इसे देखने का तरीका ये होता है। पानी में जितना गहरा रंग होगा, समझ लो वहां पे उतना गहरा है। जितना लाइट कलर होगा, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स देखिए, किनारे जो बना रखे हैं उसने, व्हाइट कलर लगा रखा होगा उसने, इसका मतलब ज्यादा गहरा नहीं है वहां पर। समझ में आ गया? राजहरा हिल्स दिख गई भाई, राजहरा की पहाड़ियां दिख गई। अरे भाई राजहरा की पहाड़ियां दिखी, महानदी बेसिन में ही पड़नी है सब। इनकी रचना धारवाड़ शैलों से हुई है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखिए ना, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो एरिया है वही है ये। उसके बाद भैया उड़ीसा उच्च भूमि पे आ जाइए। किस पे? उड़ीसा गर्जत हिल्स देखिए। अच्छा, उड़ीसा में देखिए गर्जत हिल्स है कहीं पर? गर्जत हिल्स मिल गई। हाँ, तो गर्जत पहाड़ियां उत्कल तट के सारे विस्तृत है। इसके पश्चिम में महानदी बेसिन, उत्तर में छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण पश्चिम में पूर्वी घाट तथा पूर्व में उत्कल का मैदान स्थित है। उत्कल का मैदान देखिए, राष्ट्रगान में गाते हैं उत्कल बंगा। उत्कल मतलब उड़ीसा, बंगा मतलब बंगाल। उत्कल बंगा नाम आता है राष्ट्रगान में। हाँ वही है ये उत्कल का मैदान। प्रदेश की शैलें मुख्यतः आर्कियन ग्रेनाइट, नीस तथा ज्वालामुखी हैं। यह प्रदेश अनाच्छादित पहाड़ियों, पठारों, तीव्र कटकों और प्रौढ़ घाटियों का सम्मिश्र है। उत्तरी उच्च भूमि में मलयगिरी हिल्स, मलयगिरी देखिए जरा, मलयगिरी, मेघसानी देखिए, मेघसानी, ये सारे शिखर इंपॉर्टेंट है इसमें। किसमें? उड़ीसा उच्च भूमि में। मलयगिरी हिल्स दिखेगा आपको, गर्जत हिल्स दिखेगा आपको, मेघसानी की पहाड़ियां दिखेंगी, है ना, उत्कल का मैदान दिखेगा। दिख रहा है? और साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आर्कियन ग्रेनाइट, नीस, ये चट्टानों, ये इनसे बना हुआ है। उसके बाद दंडकारण्य। जब मैं आईएएस दे रहा था पेपर, वहां पर क्वेश्चन पूछा दंडकारण्य, है ना। तो देखो छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में दिख रहा होगा वैसे आपको, कहां दिख रहा है दंडकारण्य? मोटा मोटा लिखा होगा दंडकारण्य। रामायण में भी पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम कहां पहुंचे, फिर दंडकारण्य पहुंचे। अरे मिला दंडकारण्य? हाँ गुड। तो दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित इस क्षेत्र का विस्तार उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट देखिए जैसे आप फिजिकल देख रहे हो तो पॉलिटिकल में देखिए, वहां पे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट दिखेगा आपको, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट दिखेगा आपको। दिखा? हाँ उड़ीसा में है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, कोरापुट और कालाहांडी। छत्तीसगढ़ देखिए, फिर छत्तीसगढ़ में बस्तर देखिए, बस्तर जिला। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, लिखा हुआ होगा वो, फैला हुआ बहुत दूर तक है दंडकारण्य। फिर तेलंगाना में मिल रहा होगा, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में देखिए पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम। आंध्र प्रदेश में देखिए पूर्वी गोदावरी दिख गया, विशाखापट्टनम दिख गया, श्रीकाकुलम दिख गया। यहां तक फैला है भाई इसका विस्तार जो है ना, इसका दंडकारण्य का। उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। 89,078 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका।
यह एक विषम पठार है। दंडकारण्य कैसा पठार है? आंसर विषम। विषम पठार है। सम और विषम दो शब्द पढ़ते हैं आप, मैथ्स में ही पढ़ते हो आप। सम संख्या, विषम संख्या। सम मतलब इवन और विषम मतलब ऑड, है ना। तो ये कैसा पठार है? विषम पठार है, जिसे दो इकाइयों में बांटा जाता है, एक दंडकारण्य उच्च भूमि, एक दंडकारण्य घाट। उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत बस्तर का पठार और तथा घाटों के अंतर्गत कालाहांडी का पठार सम्मिलित है। देखिए, उच्च भूमि प्रदेश में दंडकारण्य दिख रहा होगा आपको, सॉरी उच्च भूमि प्रदेश में बस्तर का पठार दिख रहा होगा। बस्तर देखिए, बस्तर दिखा। और घाटों के अंतर्गत क्या आएगा? दंडकारण्य घाट के अंतर्गत कालाहांडी का पठार आएगा। कालाहांडी का पठार देखो। उत्तर पश्चिम की ओर कांकेर बेसिन मिलेगा आपको। कांकेर बेसिन, उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखिए, कांकेर बेसिन दिख रहा है, जो छत्तीसगढ़ मैदान का दक्षिणी विस्तार है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में मलकानगिरी का पठार स्थित है। मलकानगिरी का पठार देखिए, मलकानगिरी प्लेट्यू दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। अब आइए तेलंगाना के पठार पर। आंध्र प्रदेश, आंध्रा पठार भी बोलते हैं, तेलंगाना का पठार भी बोलते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से यह प्रदेश प्रायद्वीप का समतलीकृत भाग है, जिसमें प्रधान कैम्ब्रियन पूर्व की नीच शैलें पाई जाती हैं। प्रदेश की दो सूक्ष्म इकाइयों में बांटा जाता है, एक तेलंगाना और एक रायलसीमा उच्च भूमि। रायलसीमा देखिए, रायलसीमा लिखा होगा। जब आप मौसम की जानकारी सुनते हो दूरदर्शन पे, तो रायलसीमा पर बोलता हो, रायलसीमा पर बारिश होगी कि नहीं होगी, बादल लगे हुए कि नहीं लगे हुए। देखिए रायलसीमा कहां पर दिख रहा है? तेलंगाना, रायलसीमा। तेलंगाना प्लेट्यू मिल गया, रायलसीमा नहीं मिला, लिखा होगा वहीं पर देखिए। तेलंगाना प्रदेश समप्राय मैदान यानी पेनी प्लेन की एक पेटी है और सामान्य ढाल पूर्व की ओर है। रायलसीमा पठार की समतल भूमि है। रायलसीमा पठार की भूमि कैसी है? समतल भूमि। रायलसीमा मिला? अरे भाई रायलसीमा मिला। तेलंगाना पठार के अगल बगल देखिए। उसके बाद आइए कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, यह पठार कर्नाटक तथा केरल के कुछ भागों पर विस्तृत है, जिसे आर्कियन से लेकर आधुनिक युग तक की शैलें मिलती हैं। यानी आर्कियन क्रम की शैलें भी मिलती हैं और आधुनिक युग की शैलें भी मिलती हैं। प्रदेश की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। मुलियानगिरी देखिए, मुलियानगिरी। अरे कर्नाटक के पठार पे जाइए ना भाई, मुलियानगिरी देखिए। पेज पलटिए, पेज पलटिए, पेज पलटिए, सब कुछ उसी में नहीं मिलेगा। हाँ इसमें देखिए, अब बिल्कुल दक्षिण भारत वाला जो दिख रहा होगा आपको, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जिसमें दिख रहा है आपको पूरा। मुलेनगिरी दिख गया। बाबा बुदन हिल्स देखिए, बाईं तरफ मिलेगी बाबा बुदन हिल्स। यही थे, एक बाबा बुदन थे, अपनी छड़ी में बीज लाए थे कॉफी के। आज नंबर 1 पे है कर्नाटक कॉफी में। कॉफी में, हाँ, तो बाबा बुदन की पहाड़ियां। इसी के अगल बगल लोहा भी मिलता है। बाबा बुदन हिल्स के अगल बगल देखिए कौन सी पहाड़ी है जहां से लोहा मिलता है। देखिए तो, कुद्रेमुख से मिलता है, कुद्रेमुख की खानों से। कहां से मिलता है? तो बाबा बुदन हिल्स के अगल बगल दिख रहा है। हाँ, तो ऐसे मुलियनगिरी को देखिए, बाबा बुदन हिल्स को देखिए, कुद्रेमुख को देखिए। तो मुलियनगिरी 1925 मीटर दिख रहा होगा आपको, बाबा बुदन पहाड़ियों की सर्वोच्च, और कुद्रेमुख दूसरी सर्वोच्च शिखर है। ये 1894 होगा, 1894 मीटर। मुलियनगिरी हो गया 1925 मीटर, कुद्रेमुख हो गया 1894 मीटर। यह प्रदेश अत्यधिक विच्छेदित है। इसे 3 भू-आकृतिक इकाइयों में बांटा जाता है। इसको कर्नाटक के पठार को मलनाद,
उत्तरी उच्च भूमि और दक्षिणी उच्च भूमि। मलनाद, उत्तरी उच्च भूमि और दक्षिणी उच्च भूमि। मलनाद एक पहाड़ी प्रदेश है, यह पश्चिमी घाट के आर पार स्थित है। उत्तरी उच्च भूमि एक चौड़ा पठार है जिस पर कृष्णा तुंग भद्रा नदियां प्रवाहित होती हैं। देखो कृष्णा तुंग भद्रा नदियों को देखो, कृष्णा जहां से निकल रही है वहां से चलो और जहां पर गिर रही है वहां तक चलो। अगर नहीं जाया जा रहा है तो पहले माउथ ऑफ कृष्णा देखिए, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल की तरफ देखिए, उल्टा चलिए। दिख गया? तुंगभद्रा दिख गया? दक्षिणी उच्च भूमि को मैसूर का पठार कहते हैं। मैसूर का पठार देखिए कहां पर है, दक्षिणी उच्च भूमि मैसूर का पठार। हैदर अली, टीपू सुल्तान, वोडेयार डायनेस्टी, श्रीरंगपट्टनम, तो मैसूर का पठार। और इसकी प्रमुख नदी कौन सी? कावेरी। कावेरी को देखिए, जल विवाद है, कावेरी जल विवाद सुना होगा आपने। किस किस के बीच में है कावेरी जल विवाद? हाँ जी, कर्नाटक और बस, और भी तो होंगे उसमें। एकमात्र नदी है कावेरी सदावाहिनी दक्षिण भारत की, क्योंकि इसको साउथ वेस्ट मानसून से भी जल प्राप्त होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी जल प्राप्त होता है। एकमात्र सदावाहिनी नदी कौन सी है? कावेरी। डैम भी होगा इस पर, देखिए कौन सा डैम है कावेरी पर? मैटूर बांध। हाँ, मैटूर बांध किस पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम परियोजना, चेक करो जल्दी। मैटूर बांध कावेरी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? अगर हम अपनी ना माने, ग्लोगी को ना माने तो शिव समुद्रम है। दिख रहा है? इसके बाद आ जाइए भाई तमिलनाडु का पठार। यह पठार दक्षिणी सह्याद्री और तमिलनाडु तटीय मैदानों के मध्य विस्तृत है। इस पठार को दो इकाइयों में बांटा जाता है, पहला तमिलनाडु पहाड़ियां, दूसरा कोयम्बटूर मदुरै उच्च भूमि। कोयम्बटूर मदुरै उच्च भूमि। कोयम्बटूर फेमस जगह है वहां की। मदुरै बड़ी धार्मिक स्थल है, मीनाक्षी टेम्पल है वो वहां पर। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं। वैगई नदी के तट पर है मदुरई, है। हाँ, पढ़े थे इतिहास में क्या? संगम, मदुरा, वही है ये मदुरई। पहाड़ियों के अंतर्गत जावेदी हिल्स, देखो ये आईएएस के क्वेश्चन बनते हैं भाई, सीडीएस में, आईएएस में, असिस्टेंट कमांडेंट में। जावेदी हिल्स, शेवरा हिल्स, तलरायन और पंचमलाई की पहाड़ियां देखो, हाईलाइट करो उसको। पंचमलाई, तलरायन, शेवराय, जावेदी, ये सब तमिलनाडु पठार का भाग है। उच्च भूमि क्षेत्र में वैगई नदी और ताम्रपर्णी नदियों के बेसिन इंपॉर्टेंट है। वैगई नदी और ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी। आप आ जाइए इसके बाद कहा? वेस्टर्न घाट पर। इस पर वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट दक्षिण पठार का पश्चिमी सीमा बनाता है, जो संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है। देश के 6 राज्यों, अब ये फिर याद करना है आपने कि पश्चिमी घाट कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कहां से शुरू हो गया? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैला है। उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र पर विस्तृत है। ये पूरा पश्चिमी घाट है, कहां तक? कन्याकुमारी तक, केप कमोरिन तक। कन्याकुमारी मतलब केप कमोरिन। खाली गाना गाने से नहीं होगा कि कश्मीर तुअर में कन्याकुमारी,
उसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए, तमिलनाडु में पड़ती है। एकदम गाना चल पड़ा दिमाग में, नहीं? कौन सा? हाँ जी, हाँ, तो कन्याकुमारी जगह है, केप कमोरिन है, वहीं अगल बगल आप जाएंगे तो वहां पर विवेकानंद रॉक भी दिखेगी आपको, विवेकानंद मेमोरियल, जहां पर विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। कन्याकुमारी अंतरीप 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र पर विस्तृत है। यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर वेस्टर्न घाट। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। और संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। और एंडीज का हाईएस्ट पीक है अकांकगुआ। क्या है? अकांकगुआ, है ना कि नहीं? हाँ, चिली अर्जेंटीना की बॉर्डर पे है अकांकगुआ। चलो जी, इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। सामान्यतः पश्चिमी घाट उत्तर में 50 किलोमीटर, दक्षिण में 65 से 80 किलोमीटर चौड़े हो गए हैं। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन प्रायद्वीपीय पठार का ही भ्रंश कगार है। आईएएस का क्वेश्चन है कि वेस्टर्न घाट क्या पर्वत श्रेणी है? तो वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। तो फिर वेस्टर्न घाट है क्या? तो प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। क्या है? भ्रंश कगार। इसको याद कर लो, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, कथन कारण में भी पूछ सकती है कि पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, कथन दे देगा। कारण में देगा कि पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। समझ में आ गया? चलो जी, तो पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है, जो क्रमशः पूर्व की ओर ढाल युक्त है और इसका उत्तरी खंड लावा अर्थात बेसाल्ट से क्या है? आवरण बिछा हुआ है बेसाल्ट का, लावा और बेसाल्ट का। यह उस भ्रंश का द्योतक है जो अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। जब अफ्रीका से टूटा ना ये वाला भूखंड, कौन सा? भारत वाला भूखंड, उस समय का क्या है? ये भ्रंश जो पड़ा होगा उसका द्योतक है। अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात से सौराष्ट्र प्रदेश की गिर पहाड़ियां मिलती हैं, जो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। एशियाई सिंह, एशियाटिक लॉयन खाली कहाँ मिलते हैं? गिर में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? गिर में मिलते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री क्या बोलते हैं? कहां पर? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। सह्याद्री को दो भागों में अगर विभक्त करें तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, इन दोनों को विभाजित करती है। तो 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर उत्तरी सह्याद्री और 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नीचे दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है। दक्षिणी सह्याद्री यानी गोवा के दक्षिण में जो इसका निर्माण हुआ है वो आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से हुआ है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। महाबलेश्वर इसकी दूसरी प्रमुख चोटी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से ही निकलती है। कहां से निकलती? कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। समझ में आ गया? दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। कौन सा? कुद्रेमुख। पुष्पगिरी दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, जिसके पास से कावेरी नदी निकलती है। कहां से? पुष्पगिरी के निकट से। तमिलनाडु में नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है, नॉट है, गांठ, जो कि क्या करती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं यहां पर। कहां पर? नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियां, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? दोदा बेटा है। टोडा नामक जनजाति निवास करती है यहां पर।
मधुमक्खी के छत्ते के आकार की बस्तियां बसाती हैं ये टोडा नामक जनजाति। तो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेटा है। दोदा बेटा क्या है? दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी, उटक मंडलम, उटक मंक भी बोल रहे हैं इसको, पहले उटक मंडलम बोलते थे, अब उटक मंक बोल रहे हैं। नीलगिरी में ही स्थित है। ऊटी कहाँ है? नीलगिरी में ही स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। पालघाट के दक्षिण एक और पर्वत ग्रंथि निर्मित होती है जिसे अनाईमुडी पर्वत ग्रंथि कहते हैं। नॉर्थ अनाईमुडी की पहाड़ियां। इस पर्वत ग्रंथि का निर्माण उत्तर से अन्नामलाई हिल्स, उत्तर पूर्व में पालनी हिल्स, दक्षिण में कार्डेमम हिल्स के मिलने से हुआ है। अगर मैं यूपीएससी का क्वेश्चन बना रहा होता तो मैं ये वाला क्वेश्चन पूछता। कौन सा? वो 3 पहाड़ियां बताइए जो अनाईमुडी पर्वत ग्रंथि पर आकर मिलती हैं। तो वो 3 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? अन्नामलाई हिल्स, पालनी हिल्स और कार्डेमम हिल्स। कौन कौन सी? अन्नामलाई हिल्स, पालनी हिल्स और कार्डेमम हिल्स। अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है जो कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। 2696 2696 मीटर ऊंचा। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी है। और अनाईमुडी कहां पर पड़ता है? अन्नामलाई हिल्स पर पड़ता है। इतना समझ में आ गया? कार्डेमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। इसके दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियां। कौन सी? नागरकोयल की पहाड़ियां हैं। कोडई कैनाल सुना है आपने? तमिलनाडु में कोडई कैनाल पर्यटक स्थल है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। यह पालनी की पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। कोडई कैनाल तमिलनाडु में यह पर्यटक स्थल है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। यह पालनी की पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी जिसको बोलते हैं, के लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी घाट का अंत हो जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत के 4 प्रमुख दर्रे कौन कौन से? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। ये 4 दर्रे सही क्रम में बताया मैंने, थाल, भोर, पाल, सेनकोटा। कौन कौन से? थाल, भोर, पाल और सेनकोटा। थाल घाट जो है वो महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री श्रेणी पर स्थित है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग कहां से गुजरेगा? थाल घाट से गुजरेगा। भोर घाट जो है वो भी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री में है। मुंबई से अगर आपको पुणे, बेलगाम, चेन्नई अगर जाना है रेल और सड़क मार्ग, वो यहीं से होके जाएंगे भोर घाट से। पाल घाट जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के बीच में केरल में स्थित है। पाल घाट कहाँ है? नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के बीच केरल में स्थित दर्रा है। कालीकट से अगर त्रिचूर जाना है, कोयम्बटूर, इडोर रेल और सड़क मार्ग यहीं से होकर गुजरेंगे। फिर एक सेनकोटा दर्रा नागरकोयल और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच में है। किसमें? नागरकोयल और इलायची की पहाड़ियों के बीच में है। और ये दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। अगर आपको तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना है तो आप किस दर्रे से होके जाएंगे? सेनकोटा दर्रे से होके जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो भारत भ्रमण जरूर करें। 2 तरीके हैं। एक, आईएएस में निकल जाइए, आपको भारत दर्शन कराते हैं पूरा, वो है ना, लबासना से आपका सारा खर्चा जो होगा सरकार देती है। बड़ी अच्छी फैसिलिटीज होंगी। अंडमान निकोबार ले जाएंगे, सेलुलर जेल ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे, है ना, लक्षद्वीप ले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में ले जाएंगे, सिक्किम ले जाएंगे, पूरी जगह घुमाते हैं। दूसरा तरीका है कि पैसा जमा कीजिए, क्या कीजिए, है ना, और अनावश्यक खर्चे मत कीजिए। विवाह भी क्या सिंपल तरीके से कीजिए, और वो जो पैसा बचता है उसके बाद भारत दर्शन पर निकल जाइए। तब समझ में आएगा आपको भारत क्या है वास्तव में। और तब आपको अद्भुत भी लगेगा। जैसे तमिलनाडु में पहुंचेंगे सारी जगह आपको लाल मिट्टी दिखाई देगी। फिर आपकी समझ में नहीं आएगा यार यहाँ लाल मिट्टी कहाँ से आई, क्योंकि आप अभ्यस्त हो कैसी, एलुवियल सॉइल देखने के, है ना। चलो जी, अब पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स। महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम की दिशा में 1300 किलोमीटर की लंबाई में नीलगिरी पहाड़ियों तथा पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी घाट का विस्तार है।
महानदी से लेकर और नीलगिरी की पहाड़ियों तक पूर्वी घाट का विस्तार है, 1300 किलोमीटर लंबी है। नीलगिरी पहाड़ियों के निकट इनका अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 615 मीटर, औसत चौड़ाई उत्तर में 190 किलोमीटर और दक्षिण में 75 किलोमीटर। कितना? उत्तर में 190 किलोमीटर चौड़ाई है, दक्षिण में कितनी? 75 किलोमीटर। इस पर्वत श्रेणी से को नदियों ने अनेक स्थानों पर काट दिया है। अब देखिए एटलस में, देखिए जगह जगह पर टूटी हुई होगी, वो खंडित होगी ईस्टर्न घाट। क्यों? क्योंकि सारी नदियां कहां जा रही? बे ऑफ बंगाल में जा रही, तो ईस्टर्न घाट को काटते हुए जा रही है, तो बीच बीच में गैप मिलेंगे आपको। इस कारण ये अलग अलग पहाड़ियों के रूप में मिलते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर इन पहाड़ियों को नीलगिरी, पालकोंडा हिल्स, देखो चेक करो, हाईलाइट करो उसको, नीलगिरी हिल्स। ऊपर जाएंगे तो पालकोंडा हिल्स, नल्लामलाई, शेवराय, जावेदी, ये अलग अलग नाम से जानते हैं हम। नल्लामलाई हिल्स दिखी, पालकोंडा दिखी, जावेदी, शेवराय। शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे के निकट अवस्थित है। इसी पहाड़ियों पर तमिलनाडु का सुप्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड स्थित है। आईएएस के लिए मैं क्वेश्चन बनाता है, अगर आईएएस का पेपर बना रहा होता। यारकाड नामक हिल स्टेशन कहां पर है? आंसर सलेम कस्बे में है, तमिलनाडु में है। ये पर्वत गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। कृष्णा नदियों और गोदावरी के बीच बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। पूर्वी घाट वास्तविक पर्वतों के रूप में महानदी व गोदावरी नदियों के बीच के भूभाग में मिलते हैं। यहां पर इनकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर कम हो जाती है। इसी भाग की औसत ऊंचाई 920 मीटर है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापत्तनम है, जबकि दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। अब विशाखापत्तनम को बोल रहे हैं, जिंदा गाड़ा बोल रहे थे उससे पहले, है ना। अब विशाखापट्टनम बोल रहे हैं। फिर दूसरा सर्वोच्च शिखर, जो पहले हम पढ़ते थे महेंद्रगिरी है सर्वोच्च शिखर, अब महेंद्रगिरी नहीं, अब दूसरे नंबर पे आ गया है। नए अध्ययन जो हुए, नए शोध जो हुए, उनमें पता चला कि भाई महेंद्रगिरी दूसरा सर्वोच्च शिखर है, पहला सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम को बोल रहे हैं। विशाखापट्टनम शहर भी है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, वो भी है। साथ में कौन सी नोज? डॉल्फिन नोज है उस पर, ये भी क्वेश्चन बनता है। यह भाग चार्नोकाइट्स व खोंडालाइट्स चट्टानों का बना है। चार्नोकाइट्स और खोंडालाइट चट्टानों का बना है। गोदावरी के बाद पूर्वी घाट स्पष्ट रूप से आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और कुर्नूल जिलों में लगातार श्रेणी के रूप में मिलते हैं। इनको नल्लामलाई पहाड़ियां कहते हैं, नल्लामलाई हिल्स। यह 900 से 1100 मीटर ऊंची हैं, क्वार्टजाइट व स्लेट चट्टानों की बनी है। इन पहाड़ियों का दक्षिणी भाग पालकोंडा श्रेणी कहलाता है। तमिलनाडु राज्य में यह पहाड़ियां काफी पेचीदा रूप से फैली हैं तथा पश्चिम व दक्षिण पश्चिम दिशा में अनेक श्रेणियों के रूप में पाई जाती हैं। थिरुवेल्लूर जिले में जावेदी हिल्स, देखिए जावेदी हिल्स, थिरुवेल्लूर जिला, जावेदी हिल्स। विल्लुपुरम जिले में जीजी पहाड़ियां, विल्लुपुरम जिले में जीजी पहाड़ियां। तिरुचिरापल्ली जिले में कोल्लामला हिल्स, कोल्लामलाई हिल्स, पंचामलाई हिल्स, कोल्लामलाई हिल्स और पंचामलाई हिल्स। सलेम जिले में शेवराय हिल्स और गोडुमलाई। कोयम्बटूर जिले में नीलगिरी पहाड़ियों के रूप में पूर्वी घाट अपना विस्तार रखते हैं। यह पहाड़ियां लगभग 1279 मीटर ऊंची हैं तथा चार्नोकाइट चट्टानों की बनी है। चार्नोकाइट चट्टानों को हाईलाइट कीजिए। दक्षिणी पहाड़ियों पर सागवान और चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। पुष्पाराज, अब तो समझ में आ गया होगा, चंदन तस्कर है। वैसे जो चंदन तस्कर था वो वीरप्पन था। कौन था? वीरप्पन को ये आधार बनाकर एक पिक्चर बनाई गई, दक्षिण भारत में बड़ी हिट हुई। और ये दुर्भाग्य है देश का कि जो विलेन है उनको आप अपना हीरो समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? पेड़ काटना मनुष्य की हत्या करने से भी ज्यादा संगीन अपराध होना चाहिए वैसे, और वो भी चंदन का पेड़, और वो भी चंदन में क्या, लाल चंदन, है ना। कई साल लगते हैं उस पेड़ को बनने में। तो सागवान व चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। कावेरी और पिन्नार नदियों के बीच वाले भाग में मेलागिरी श्रेणी स्थित है, जो चंदन के वनों के लिए विख्यात है। यहां पर कावेरी नदियां पूर्वी घाट को काटकर होजेकल नामक जलप्रपात बनाती है। होजेकल जलप्रपात किस नदी पर है?
आंसर कावेरी पर है। बहुत हो गया शिव समुद्रम पूछते पूछते, नया पूछो। कौन सा? होजेकल जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर कावेरी नदी पर है। ठीक है, इसके बाद मैं कराऊंगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है।